सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 101 मर्डर, ये सेम प्रोविजंस आईपीसी में सेक्शन 299 और 300 में था। बहुत अच्छी बात है, पढ़ा, समझ में भी आया, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? पढ़ने में तो लगभग सेम लग रहा है। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ मेरी नहीं है, आई थिंक 99% लोगों को इसी चीज में आके अटकता है कि भाई ये दोनों टर्म्स तो इतने सेम लग रहे हैं, डेफिनेशन इतना सिमिलर लग रहा है, तो अलग क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इन सेक्शंस को तो डिफाइन नहीं करूंगी। मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं इन दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट करूं। हालांकि मैंने भी इससे पहले बहुत ट्राई किया है, काफी चार्ट्स वगैरह, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हर जगह रेफर किया है, लेकिन एक बेस्ट डिफरेंस मुझे मिला रेग वर्सेस गोविंदा का केस में। जो जजमेंट है उसमें मेरे को बेस्ट डिफरेंस लगा, जो समझने में ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आज के इस वीडियो में चलिए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच डिफरेंसेस को समझते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि सर जेम्स स्टीफन क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो उन्हीं के अनुसार इंडियन पेनल कोड में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर सबसे वीक पोर्शन है। जी हाँ, और अब बीएनएस में एग्जैक्ट उन्हीं ही प्रोविजंस को इंसर्ट भी किया गया, यानी कि नो बदलाव। तो उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये दोनों ही ऑफेंसेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है जो एक दूसरे से ना बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिससे प्रैक्टिकली इन दोनों को अलग कर पाना ना काफी डिफिकल्ट है। दोनों में ही जो कॉमन एलिमेंट है वो है कॉजिंग डेथ, और दोनों ही केस में क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन रेग वर्सेस गोविंदा वो केस है जिसमें इन दोनों टर्म्स को सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विश किया गया है, और ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी इन दो टर्म्स को इंटरप्रेट करने के लिए इस केस को ही बेसिस माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस केस को समझ लेते हैं, फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस केस में जो अक्यूज्ड पर्सन था वो 18 साल का एक आदमी था, जिसकी उसके 15 साल के वाइफ के साथ झगड़ा हो गया। उसने अपने पत्नी को लात मारा और उसके पीठ पे कई बार घुसा भी मारा। अब इनिशियल ब्लो से ज्यादा कुछ इंजरी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है और अक्यूज अपने घुटने के बल उसके छाती पर चढ़ जाता है और उसके मुंह पे बंद मुट्ठी से 2-4 घूंसे भी मार देता है। इससे उसके बाईं आंख में काफी ज्यादा ब्रूसेस आ जाती है और एरिया पूरा डिस्कलर्ड हो जाता है। हालांकि उसके स्कल में ना कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन उस लड़की की उन ब्लोज की वजह से ब्रेन में खून जम जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सेशन कोर्ट के पास जब ये केस आता है तब कोर्ट ने अक्यूज्ड को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया और डेथ सेंटेंस से उसको कन्विक्ट भी किया। लेकिन इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण। इवेंचुअली ये मैटर जस्टिस मेलविल के पास आ पहुंचता है ताकि ये फाइनली डिसाइड हो सके कि मर्डर हुआ या कल्पेबल होमिसाइड। तो जब ये केस जस्टिस मेलविल के पास आया तब उसमें डिटर्मिनेशन के लिए ना 2 इश्यूज थे। पहला, क्या अक्यूज्ड का सेक्शन 300 आईपीसी के अंडर जरूरी इंटेंशन था कि वो अपने वाइफ का मर्डर करना चाहता था, और दूसरा, अगर हाँ तो क्या ये ऑफेंस मर्डर का ही है या फिर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस है। तो इसी चीज का एनालिसिस जस्टिस मेलविल करते हैं, और इस एनालिसिस को करने के लिए जस्टिस मेलविल साइड बाय साइड इन दो टर्म्स को कंपेयर भी करते हैं। उनके फाइंडिंग्स कुछ इस प्रकार थे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी इंसान कल्पेबल होमिसाइड करता है अगर जिस एक्ट से डेथ हुआ उसको डेथ कॉज करने के इंटेंशन से किया गया, या फिर उस एक्ट को ऐसे बॉडीली इंजुरी कॉज करने के इंटेंशन से किया गया जिससे डेथ होने का चांस है, यानी लाइकली टू कॉज डेथ। श्योरिटी नहीं है कि डेथ होगा ही, लेकिन डेथ होने का चांस है, या इस नॉलेज के साथ किया गया कि उस एक्ट से डेथ हो सकता है। वहीं दूसरे तरफ कल्पेबल होमिसाइड को ही मर्डर माना जाएगा एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़कर, अगर उस एक्ट को डेथ कॉज करने के इंटेंशन के साथ किया गया या ऐसे बॉडीली इंजुरी कॉज करने के इंटेंशन के साथ किया गया जिसके रिगार्डिंग ऑफेंडर को पता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान की उससे डेथ हो सकती है।
या ऐसे बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से उस एक्ट को किया जाता है जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है, या फिर इस नॉलेज के साथ किया गया कि जो भी एक्ट हो रहा है वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि हर हालत में डेथ तो होके ही रहेगा, या वो बॉडीली इंजरी ऐसा है कि उससे डेथ होने का चांस है। तो इससे अगर हम डिस्टिंक्शंस को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करें तो नंबर 1, डेथ अगर इंटेंशनली कॉज किया जा रहा है तो फिर जो ऑफेंस है वो हमेशा मर्डर है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए जेड को गोली मार देता है जानबूझ के उसको मार डालने के इंटेंशन से, तो ये क्या हुआ? ये मर्डर हुआ। दूसरी बात, अगर ऑफेंडर को ये पता है कि विक्टिम की कोई स्पेशल वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार है या कुछ और उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो उसे इंज्योर करता है जिससे उसका डेथ होने का चांस है, तो ये भी मर्डर ही है। जैसे मान ले ए को पता है कि जेड बीमार है और उसे अगर हल्का सा भी घूसा पड़ा तो वो मर सकता है। ए फिर भी ये जानते हुए भी जेड को हिट करता है जो मर भी जाता है। ये भी मर्डर है, हालांकि कोई हेल्दी पर्सन ऐसे घूसे से नहीं ही मरता। तीसरी बात, सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है, उसमें हमने पढ़ा है कि इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ या चांस है डेथ का, तब वो कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन सेक्शन 300 का पार्ट 2 में हमने पढ़ा है कि इंजुरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तब ये जाके मर्डर हुआ। लाइकली जो शब्द है वो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि चांस है, लेकिन सफिशिएंट जो शब्द है इसका मतलब है ऑलमोस्ट सर्टेन है। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा सटल है लेकिन काफी जरूरी भी है, जो सिचुएशन को पूरा पलट सकता है। कौन से वेपन से मारा गया, बॉडी के किस पार्ट को टारगेट किया गया, या फिर कितना फोर्स अप्लाई किया, इसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि सिचुएशन लाइकली वाला है या फिर सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स है। जैसे कि मान ले ए किसी को उसके बॉडी के वाइटल पार्ट्स में चांटा मारता है या तेज मारता है, इससे डेथ का एक लाइकलीनेस क्रिएट होता है। चांस है कि मर जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मरेगा ही। ये कल्पेबल होमिसाइड वाला सिचुएशन है। लेकिन अगर ए किसी के छाती पे तलवार ही घुसा देता है तो इससे तो कोई भी इंसान मर जाएगा, क्योंकि इतना इंजरी ना ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट है किसी को मारने के लिए, तब ये मर्डर है। फोर्थ, अब हम सेक्शन 299 के सी पार्ट को और सेक्शन 300 के फोर्थ पार्ट को कंपेयर करेंगे। ये तब अप्लाई होता है जब किसी को मार डालने का कोई स्पेसिफिक इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि डेंजर तो है। जैसे कोई अगर रेकलेस तरीके से ड्राइव कर रहा है, या किसी भीड़ के पास में जाकर गोली चला रहा है, या किसी के घर के छत से नीचे पत्थर फेंक रहा है, तो ये ऐसे में पता होता है कि ये एक्शंस ना डेंजरस है, किसी की मौत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तब अगर ऐसे में डेथ एक लाइकली रिजल्ट है, यानी कि सिचुएशन वाइज अगर डेथ होने की संभावना है, कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही, श्योरिटी नहीं है, तब ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर डेथ एक प्रोबेबल या सर्टेन रिजल्ट है, मतलब एक श्योरिटी वहां पे है कि डेथ होने का चांस है, तब जाके हम इसको मर्डर बोल सकते हैं। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में जस्टिस विवियन बोस ने आईपीसी के सेक्शन 300 के क्लॉज 3 के मीनिंग को एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी केस को सेक्शन 300 के स्कोप में लाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 4 चीज प्रूव करना होगा। नंबर 1, प्रोसिक्यूशन को केस को काफी ऑब्जेक्टिवली प्रूव करना होगा, यानी कि निष्पक्ष तरीके से प्रूव करना होता है कि एक बॉडीली इंजुरी प्रेजेंट है। दूसरी बात, इंजुरी के नेचर को प्रूव करना जरूरी है। तीसरी बात, यह भी प्रूव करना होगा कि कोई पर्टिकुलर इंजुरी इन्फ्लिक्ट करने का इंटेंशन था
जिससे ये पता चलेगा कि जो भी इंजरी हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना ही वो अनइंटेंशनल था, ना ही कोई और इंजरी कॉज करने का इंटेंशन था। जैसे ही ये तीन चीजें प्रूव हो जाती है, तब फोर्थ चीज ये प्रूव करना होता है कि जो भी इंजरी हुआ वो इतना सीरियस था कि ऑर्डिनरीली उससे किसी की भी मौत हो सकती है। तो चलिए अब रेग वर्सेस गोविंदा के केस के जजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने जो भी प्रिंसिपल्स डिस्कस किए उनको अप्लाई करते हुए जस्टिस मेलविल ने यह अपहेल्ड किया कि नंबर 1, अक्यूज्ड पर्सन का डेथ कॉज करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। नंबर 2, जो भी ब्लोज उसने मारे वो बंद मुट्ठी से मारा, ना कि किसी डेडली वेपन से मारा था। तीसरी बात, एक्सट्रीम फोर्स यूज करने का उसका पहले से कोई इंटेंशन भी नहीं था और इसीलिए ये केस आईपीसी के सेक्शन 299 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के स्कोप में आता है, ना कि सेक्शन 300 के। तो ये जो ऑफेंस हुआ था ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस था, जो आईपीसी के सेक्शन 304 के पार्ट 1 के अंडर पनिशेबल था, ना कि सेक्शन 302 के अंडर जो मर्डर के लिए पनिशमेंट देता है। तो फाइनली इस केस में अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की जगह 7 साल का इंप्रिजनमेंट दिया गया। आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर कैसे अलग है। यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि इस तरीके से अगर आप बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बीएनएस को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, बारीकी से हर एक प्रोविजन को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए एक कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है aslcinstitute.com। वहां पर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो फिर आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। आगे की प्रोसेस आपको वहीं से पता चलेगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।